चलिए, हो गया। कितना सवाल हुआ? कितना? लगभग बन गया। आज का आसान है क्या? चलिए, क्या बोला है कि संख्या जो दिया गया है बाएं से दाएं गिनने पर, बायां से दायां इस तरफ से गिनिएगा ना, है ना। सम स्थान पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? तो सम स्थान कौन सा होगा? दूसरा वाला पोजीशन। तो 7 + 8 15, 15 × 2 = 17, 17 × 5 = 22। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, होगा ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप बताइए, 91 से लेकर लगातार आपका 99 है। अब बीच में आपका 94 भी आएगा और 95 भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो यहां 5 या 4 20 हो जाएगा, या 5 या 2 देखिएगा, तब भी आपका 10 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। इसका थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन, इसमें जो है ना, इसमें 64 पर ही रहने दीजिए आप रेकरिंग। 3 अंक का रेकरिंग मत दीजिए, इस पे ये वाला रेकरिंग रहने दीजिए। तो अब इसको P/Q के रूप में लिखिएगा। तो 124 64 माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, बटे में 2 अंक पर रेकरिंग है तो 99, और 3 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 000 हो जाएगा। इसको घटाइएगा। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, है ना। इधर 12, ये 99 000, ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, 2 छा के 12, 1 2 छा के 12, 1 2 सते 14, 2 छा के 12, 1 2 छा के 12, 1 2 सते 14, 2 चौके 8, 1 2 नमा 18, 1 2 पंचे 10, 0, है ना। 49 50, 2 छा के 12, हाँ, और 2 एकम 2, 617 हो जाएगा, 617 हो जाएगा, है ना। अगर 3 अंक पर रखिएगा तब आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो रेकरिंग का यही तरीका है ना, कि जितने अंक पर रेकरिंग है नहीं है उसको घटा दीजिएगा पूरे संख्या में से, और जितने अंक पर रेकरिंग है नीचे में उतना 9, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो सिंपल जोड़ घटाव है। तो ये आप सिंपली अगर ऊपर में घटा दीजिएगा तो यह कितना आ जाएगा? 0.119 आ जाएगा। और नीचे में कितना आ जाता है? ये देखिएगा, ये आपका 0.25 हो जाएगा, है ना। ये भी जोड़ दीजिए, प्लस 0.9 जोड़िएगा, 09 जोड़िएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.34 हो जाएगा। 0.34 में से 0.17 घटाइएगा तो 0 पॉइंट कितना बचेगा? 17 बचेगा। अभी दशमलव को भूल जाइए, 17 से 7 बार में कट गया। तो ऊपर अगर आपका एक, ऊपर में 3 दशमलव है, नीचे में 2 दशमलव है, ऊपर एक ज्यादा है, तो यानी कि नीचे में बटा 10 होगा, यानी कि 0.7 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका है ना। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट करेंगे।
इसका 1/16 आना चाहिए। आ रहा है ना? चलिए 1/16 किसी को कर दीजिएगा। ये ध्यान से देखिएगा, 1/512 आपका 2/3 है, तो ये 512 को आप लिख सकते हैं 1/8 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये होल बटे में आपका है 2/3 भागा, ये देखिएगा बटे में 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। और होल बटा में आपका क्या है? 1/3 है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका 1 में x है, अगर x को ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर -1 हो जाता है ना। दोनों तरफ से ये सही है, x पे पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा। इसी तरह से हम आपसे पूछें कि x का पावर -2 है तो कितना हो जाएगा? 1/x² हो जाएगा। तो नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 का पावर -3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, ये 2 का पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये भागा। अब ये भी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 का पावर -3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 8 का पावर -2 है, तो 8 का पावर यहां पर -2 बचा, अब भागा, और ये कितना हुआ? 4 का पावर -1 हुआ ना। तो ये 1/64 हो जाएगा, और ये 1/4 होगा, गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 1/16 है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना आया? 28। ध्यान से देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि छोटी से छोटी संख्या बोला है तो सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आपसे बोला है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 60 से विभाजित हो जाए। 60 से विभाजित होने का मतलब 3, 4, 5, 6 से भी विभाजित। तो आप क्या कीजिए ना कि 60 से भाग दे दीजिए पहले इसमें, 2488 में 6 बार में लगेगा 240 है ना, और यह आपका कितना है? 8, और यह कितनी बार में लगेगा? कोई बात नहीं, 4 बार में लगेगा, 240 ही लिखे हैं, ये 60 हो गया, ठीक है। 8, आप बताइए कि यह संख्या पूर्णतः कब विभाजित होगा? 28 घटा देंगे, लेकिन हमें जोड़ने के लिए बोला है, तो जोड़ा कब जाता है किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए? भाजक और शेषफल के अंतर को ही जोड़ा जाता है। तो इसका अंतर देखिए तो कितना है? 60 - 28 32, यानी कि इसमें 32 जोड़ देंगे ना तो 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 60 से विभाजित होने का मतलब है 3, 4, 5, 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ का सवाल था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कितना आया? 32। एक स्वास्थ्य क्लब में 80% जो है सदस्य पुरुष है और शेष जो है 20% महिला है। देखिएगा, पुरुष को आप एम से डिनोट कर दीजिए और महिला को डब्ल्यू से डिनोट कीजिए। 80% क्लब में जो है वह पुरुष है
है ना। और महिला जो है वह 20% है, महिला 20% है। पुरुष सदस्यों का औसत आयु जो है वह 30 है, पुरुष का औसत आयु जो है वह 30 है। महिला सदस्य की औसत आयु 40 वर्ष है, महिला सदस्य की औसत आयु 40 वर्ष है। कहा क्या कि स्वास्थ्य क्लब के सभी सदस्य का संयुक्त औसत आयु ज्ञात करना है। तो इसमें अगर एलिगेशन लगा देंगे बीच वाला आपको पता चल जाएगा, तो सबका संयुक्त आपका औसत निकल के आ जाएगा। आप बताइए कि बीच वाला निकालेंगे कैसे। ये अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो यहां किस चीज का रेशियो मिलेगा, रेशियो मिलेगा आपका पुरुष की संख्या और औरत की संख्या। तो ये रेशियो आप देखिएगा, ये 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 और 1 का रेशियो है। आप बताइए कि इस दोनों में अंतर कितने का, औसत अंतर जो है 10 है, यही 10 जो है आपका अनुपात में बटेगा 4 और 1 के अनुपात में। आप बताइए 4 और 1 मिलकर टोटल कितना हो रहा है, 5। तो 5 यूनिट कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो ये इसका 2 गुना हो गया। आप बताइए ना इसका 2 गुना कितना होगा, ये 8 होगा, इसका 2 गुना कितना होगा, 2 होगा। आप बीच में रखिए, यहां से ज्यादा है और यहां से कम है, तो इसमें से क्या घटाएं, 30, किसमें से 30 घटाएं कि 2 हो जाए, और 40 में से क्या घटाएं कि 8 हो जाए। तो ये 32 आ जाएगा कि नहीं, यही आपका आंसर है। तो एलिगेशन से कीजिएगा, कहीं कुछ कैलकुलेशन आपका नहीं है, बशर्ते कि आपको एलिगेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एलिगेशन में जो लेते हैं आपका इस दोनों का अंतर हमेशा इस रेशियो के बराबर होता है ना, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका प्रॉफिट लॉस में भी कई बार हम यूज करेंगे। क्या कि ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाइएगा तो उसमें कैलकुलेशन हो जाएगा आपको। एलिगेशन ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है कि कैलकुलेशन बिल्कुल आपका कम कर देगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। पांच प्रतिशत का वृद्धि। आप बताइए भुवन के वेतन में पहले 16% का कमी किया गया, ठीक है, 16% का कमी किया गया, यानी कि अगर उसका वेतन 100 था तो 16 से कमा दीजिए, 16 से कमा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25% से वृद्धि कर दिए, 25% से इसी को वृद्धि कर दिए, है ना। इसका 10% 8.4, 8.4 प्लस 8.4 16.8, 16.8 में जोड़ दीजिए 8.4 का आधा 4.2, तो आपका हो जाएगा 16 5 21, 21 हो जाएगा इसका 25%। 21 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। तो 100 से 105 हो जा रहा है, कितना का वृद्धि हुआ, 5% का। 100 में जितना का वृद्धि उतना ही प्रतिशत वृद्धि हो जाता है। और नहीं तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। पहले कमी किया गया 16% का तो -16, फिर उसके बाद प्लस वृद्धि किया गया तो प्लस आ जाएगा +25। अब माइनस प्लस माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, 16 गुने 25 अब बटा में 100, यह कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो माइनस +25 -16 ये 9 हो गया, -4, यानी कि प्लस का 5 आया। प्लस का डिनोशन क्या होता है, वृद्धि हुआ। प्लस का मतलब जो हुआ वृद्धि, अगर निगेटिव आता तो आपका कमी हो जाता। तो सक्सेसिव वाले फॉर्मूला से भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे।
बताइए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा पास करना है तो आपको 33% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। कितने अंक से? 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। आप बताइए कि पास होने के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत कितना है? 33% है। ये स्टूडेंट जो है 130 नंबर लाया और फेल हो गया 35 नंबर से। अगर 35 नंबर और ले आता तो ये पास हो जाता। तो 35 जोड़ दीजिए इसमें, ये पास हो गया। कम से कम न्यूनतम पासिंग मार्क्स के बराबर है ये 165, है ना। 33% 165 के बराबर, तो 1% 5 के बराबर। पूर्णांक आपसे 100% पूछा है, 500 का फुल मार्क्स है आपका एग्जामिनेशन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर 30% का हानि होता है ना। अच्छा, 30% का हानि हो गया तो यानी कि 70% में बेचा, तो 70% का वैल्यू जो है आपका यह 1148 के बराबर हम बोल सकते हैं। आपको बेचना है 5% के लाभ पर, तो लाभ जो होगा आपका क्रय मूल्य यानी कि 100% पे होगा। कहने का मतलब 105% का वैल्यू आपसे पूछा है कि नहीं। 5% के लाभ पर उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि आपसे पूछा है 105% का वैल्यू। तो यहां से एक एक नियम लगा दीजिए। ये बटे में 70 अगुना 105। आप देखिएगा 7 से कट जाएगा क्या? 7 एकम 7, 4 7 6 के 42, 2 7 चौके 28, ये 10 बार में। ठीक है, और यह आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, और 2 से कट गया, 2 8 16, 2 दूना 4। इकाई अंक पर 2 एक ही ऑप्शन में आपका 1722। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 66.2/3। देखिए, कहता है एक बेईमान दुकानदार है, कहता है कि अपना माल जो है क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। बोलता है क्या कि हम अपना वस्तु जो है जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। हालांकि वो ऐसे बाट का उपयोग यानी कि बटकरा का उपयोग करता है जिससे तौलते हैं, जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। तो बटकरा आपको दिखाएगा 1 केजी का यानी कि 1000 ग्राम का, और वो एक्चुअल में होगा 40% कम यानी कि 600 ग्राम का होगा, है ना। मान लीजिए कि 1000 ग्राम खरीदे 1000 रुपया में, तो आप बोले क्या हमको कि भैया आप ले लो 1000 रुपया में ही, 1000 रुपया का चीज है 1000 रुपया में ही ले लो। लेकिन आप जब नाप रहे हैं उस वस्तु को तो 40% कम नाप रहे हैं। तो कम नापे तो यानी कि 600 ही ग्राम नापे ना। 600 ग्राम का कितना कीमत हो जाएगा? 600 रुपया। 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया है तो 600 ग्राम का 600 रुपया।
तो 600 रुपया का चीज आप उससे 1000 रुपया ले रहे हैं तो फायदा तो कमा रहे हैं। कितने का फायदा कमाए? 400 रुपये का यहां से प्रॉफिट आपको दिख रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो आपका 600 ही है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1/3 का 2 गुना यानी कि 66.2/3। 1/3 बेसिक फ्रैक्शन 33.1/3 है, उसका 2 गुना 66.2/3%। चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए इसका कोई बनाए हैं। कितना आया? 60। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है। अगर 5% का छूट दिया तो किस पे दिया? अंकित मूल्य पर। तो बेचा कितना में होगा? 5% का छूट देके अंकित मूल्य का 95% में बेचा होगा। जितना में बेचा वो एसपी हुआ कि नहीं? और वह 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है और पूरे व्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है। 33% का लाभ अर्जित करते हुए एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए अगर भुगतान करता है, टोटल 14 वस्तु, जिसमें से आपका 2 वस्तु मुफ्त में ही है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? आप बताइए कि 33% लाभ पर आप बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो सीपी का कितना प्रतिशत हो गया? हुआ सीपी का 100, सीपी का 33% बोल दीजिए, तो सीपी का 133 बटे में 100, कितना महीना बेचे? 33% लाभ में। यह आपका विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं? और इसी वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अगर आपका ये एमपी है, इस पे 5% का छूट दिए तो यानी कि 95 पर बेच दिए। लेकिन यहीं पर आपका छूट खत्म नहीं हुआ। 14 वस्तु पर 2 वस्तु का छूट भी दिए। तो आप बताइए कि आपको 16 वस्तु लेना था, 14 वस्तु गए लेने, आपको 16 वस्तु मिला, उसमें से आपको मूल्य देना पड़ा 14 वस्तु का है। तो यानी कि यह भी तो आपका एसपी ही हुआ और यह भी आपका एसपी ही हुआ। दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं? यहां से 100 काट दीजिए। 19 छाके 14 से 19 पचे 95, 19 सते 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 अठे 16। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो 5 का सीपी और ये आपका 5 का एमपी। यहां से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी का रेशियो और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और यहां पर 8 होगा, 8 सीपी है, 5 और 8 का। तो 5 से 8 हो रहा है तो कितना से बढ़ रहा है? 3 से बढ़ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? 3/5 अगुना 100, ये कितना हो गया? 60%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है आंसर। अच्छा सवाल था ये। क्या अप्रोच यही था क्या? बहुत अच्छा।
नहीं अच्छा है ना, देखिए स्पीड एकदम मेंटेन करके रखिए। नहीं जो भी है एकदम सबको ही बनाइए आप। टच वुड नजर नहीं लगे, एकदम बहुत जल्दी आप लोग अच्छा कीजिए। ठीक है। अच्छा रिस्पांस आप सबके तरफ से मिल रहा है कि इतना अच्छा आप बना रहे हैं, डेली आपका 20 प्लस स्कोर हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छा कीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या? अच्छा वो वैभव सूर्यवंशी, खैर वो तो एक्सेप्शनल निकला। हाँ समस्तीपुर का ही। नहीं फिर भी अच्छा परफॉर्म किया था, अपने आईपीएल कैरियर का पहला बॉल ही वो सिक्स मारा था, 30-32 रन बना के गया था, वो रो रहा था। तो बचपना है अभी, उतना बहुत ज्यादा प्रेशर तो हाई रहता है ना। और अच्छे अच्छे बॉलर का पिटाई किया है, ऐसा नहीं कि कोई सारा इंटरनेशनल लेवल का बॉलर था, है ना। कितना मासूम लगता है देखने से एकदम। हमको तो लगता है कि अभी उसको अकेले सोने में भी डर लगता होगा, इतना छोटा है, 14 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं ना हुआ जी। जस्ट मतलब माँ बाप को अभी छोड़ा होगा, और क्या होता है। मैट्रिक तक तो एकदम माँ बाप के पूरे नजदीक ही रहते हैं लोग। देखिएगा, 2,000 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्सा का 1/2, यानी कि ए का 1/2, a/2 ये बराबर है बी के हिस्से का 1/3, यानी कि बी के हिस्से का 1/3, और सी के हिस्से का 1/5, सी के हिस्से का 1/5, ये आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप बताइए ना कि अगर बराबर है तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर ऊपर में कॉफिशियंट 1 हो तो जो नीचे में रहता है वही आपका अनुपात हो जाता है कि नहीं। तो यानी कि ऊपर में कॉफिशियंट 1 है तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 3 5 का। तीनों मिलाकर जो अनुपातिक राशि है वह आपका 10 दिख रहा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना, 2,000। ये इसका कितना गुना हुआ, 200 गुना हुआ। तो आपको ए को मिला राशि जो है वह आपका 200 गुना 400 रुपया मिला होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, चार, इसका कितना आया, 12। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य का कुल आयु, देखिए कभी भी बाद या पहले का बात चर्चा हो सवाल में तो समझ जाइए वर्तमान से ही 4 साल के बाद, 4 साल पहले का बात होगा तो वर्तमान से ही 4 साल पहले। तो ये 4 साल का बाद का जो बात किया, तो यानी कि वर्तमान से 4 साल के बाद एक परिवार की सदस्य की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 2 सदस्य का परिवार, और 4 साल के बाद जो है 64 वर्ष दोनों का कुल आयु होगा। 4 साल पहले यानी कि वर्तमान से 4 साल पहले उसके आयु का अनुपात जो था वह 3:1 था। ये कब, 4 साल पहले का बात किया। आप बताइए ये योग जो दिया हुआ है वह कब है, वर्तमान से 4 साल बाद। अब वर्तमान से 4 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो यानी कि इसको 8 साल पहले करना पड़ेगा ना। तो 8 साल पहले दोनों, अगर 8-8 साल पहले दोनों को ले जाइएगा तो 16 साल से घट जाएगा। तो 64 में से 16 अगर घटा दीजिएगा
तो यह कितना हो जाएगा टोटल? 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये 48 हो जाएगा। 4 यूनिट कितने के बराबर? 48 के बराबर। तो ये कितना गुना है? 12 गुना। आपसे क्या पूछा है? उन दोनों में छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। ये 4 साल पहले का आयु है, तो ये इसका 12 गुना हुआ, तो ये 4 साल पहले का आयु 12 वर्ष हुआ। आपसे जब भी पूछा है छोटे वाले का आयु ज्ञात कीजिए, तो समझिएगा वर्तमान आयु पूछा है। तो वर्तमान आयु ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, 16 साल होगा इसका वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। 12 वर्ष नहीं होगा, 16 वर्ष होगा। कैसे घटाए 16 पता चल गया? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका आया ये पार्टनरशिप का सवाल। 5000 देखिएगा, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया निवेश करता है और 5 महीने के बाद क्यू भी कुछ निवेश की राशि उसमें जोड़ता है। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2, यानी कि पी के लाभ से, पी का लाभ अगर 2 है तो क्यू का लाभ कितना हो जाएगा? उससे 50% अधिक 3 हो जाएगा, है ना। तो क्यू का निवेश राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट बराबर होता है निवेश की गई राशि अगुना जितने समय के लिए राशि को निवेश कर रहे हैं वही होता है। तो आप बताइए कि अगर पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया निवेश करता है, पी तो आपको पूरा का पूरा साल निवेश किया, तो ये 12 महीने के लिए इसका जो प्रॉफिट होगा यही ना होगा, निवेश की गई राशि गुना समय। क्यू है 5 महीने के बाद आता है, तो 1 साल में 5 महीने के बाद आएगा, तो 7 ही महीना ना वो रहेगा। तो क्यू कुछ राशि के साथ 7 महीना रहता है। तो ऊपर आपका पी का लाभ, पी का लाभ कितना? 2। नीचे आपका क्यू का लाभ, क्यू का लाभ कितना? 3। यहां से एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? ये 7 से कटा दीजिएगा 500 बार में, ये आपका 3, 2 से 6 बार में, तो 3000 गुने 3 कितना हुआ जी? 9000 हुआ। 5000 कौन बोले थे जी? चलिए नेक्स्ट करें। इसका कितना आया? 3000। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% का वृद्धि होता है, और वह जनसंख्या वृद्धि के बाद 4500 हो जाता है। आप बताइए कि टोटल जनसंख्या पहले 4000 था, है ना, उसमें अब बाद में 4500 हो गया। आप बताइए कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? पहले ये बता दीजिए। 500 का टोटल वृद्धि बटे में 4000 अगुना 100, 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 25, यानी कि 12.5% का वृद्धि हुआ। हुआ कि नहीं? 12.5% का मतलब 25/2%। आप बताइए कि यहां से अगर एलिगेशन आप लगा दीजिएगा, पुरुष में कितना का वृद्धि? 10 का,
महिला में 20 का वृद्धि, और दोनों मिलाकर जब कुल देखा गया ये कुल वृद्धि है कि नहीं, तो कुल वृद्धि कितने का हो गया? 25/2 का। 25/2 है तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 और 5, तो यानी कि 3:1 हो गया। दोनों मिलाकर कुल जनसंख्या अनुपात में 4 दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में सवाल में कितना है? 4000। ये इसका कितना गुना? 1000। तो आपसे क्या पूछा है? नए सदस्य के आने से पहले यानी वृद्धि से पहले पुरुष की संख्या कितनी थी, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। इसका 1000 गुना ले लीजिए, है ना? 3000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। एलिगेशन पे आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ₹800 की राशि 3 वर्ष के लिए ब्याज पर निवेश किया गया। 3 वर्ष के लिए दर जो है हर एक साल अलग अलग है। पहले वर्ष के लिए 6%, दूसरे वर्ष के लिए 8%, तीसरे वर्ष के लिए 10%। 3 वर्ष के अंत में होने वाला ब्याज का कुल राशि ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 10, 8, 18, 6, 24। तो 800 का 24% निकालना लीजिए। 24%, इतना ही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 800 के 32, 8 दूना 16, 3 19, ₹192। सही है ना जी? चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये पॉइंट हटा दीजिएगा, पॉइंट ये गलती से पड़ा हुआ है, पॉइंट नहीं है। चलिए देखिएगा, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, यानी कि 5% का वार्षिक दर है, और इसे ₹882 की 2 समान है, ये समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। तो उधार ली गई धनराशि कितनी है, यह आपसे पूछा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट का सवाल है ना? 5% का वार्षिक दर है। 5% का मतलब क्या? 1/20, यानी कि 20 अगर आपका मूलधन है तो यानी 1 आपका CI हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा? 21 का हो जाएगा। इधर आपका मूलधन 20 है पहले साल के लिए, तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 21 का। दूसरे साल में जैसे ही आइएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर ये 400 हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट भी स्क्वायर में हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो आप बताइए, इंस्टॉलमेंट आपको बोला है कि समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है, हर एक किस्त जो है बराबर होना चाहिए। ये 21 है, ये 21 का स्क्वायर है, तो ऊपर एक 21 कम है ना, तो इसको गुना कर दीजिए 21 से, तो ये भी 441 हो गया, और ये भी 441 हो गया। आप बताइए, हर एक किस्त का राशि अब समान है 441 441, लेकिन अगर इसमें 21 से गुना किए हैं तो पहले वाले मूलधन में भी 21 से गुना करना पड़ेगा, तो यह कितना हो गया? 420 हो गया। आप बताइए कि अगर हर एक किस्त का राशि 882 दिया हुआ है, जबकि यहां माने कितना है? 441, ये इसका कितना गुना? 2 गुना। तो आपका यहां मूलधन जो दिख रहा है 420 और 400, 820, ये इसका कितना गुना हो जाएगा?
दो गुना हो जाएगा, यानी कि 1640 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दशमलव सबका हटा दीजिएगा, दशमलव गलती से पड़ गया। चलिए नेक्स्ट करें। तीन पाइप है ए बी सी, 4 घंटे में तीनों मिलकर भर सकता है। ठीक है, ए बी सी को अगर टोटल समय देखा जाए तो 4 घंटा लगता है। ठीक है, 4 घंटा लगता है। क्या कहता है कि पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, यानी कि बी से 2 गुना तेज है। बी और सी के बीच का कैपेसिटी का रेशियो देखिएगा तो बी से 2 गुना तेज है, तो बी अगर 1 है तो सी कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आगे क्या बोलता है, पाइप बी जो है पाइप ए से 2 गुना तेज है। ए और बी के बीच का रेशियो निकालिए कैपेसिटी का, तो ए से 2 गुना है कौन, पाइप बी, तो ए अगर 1 है तो ये 2 हो गया। तो वही बी का यहां पर 2 दिख रहा है, अब पहले वाले में बी 1 दिख रहा है, दोनों जगह को समान कर दीजिए। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ए बी सी के तीनों के कैपेसिटी का रेशियो आपको निकल के आ गया फाइनली। ए का कितना 1, बी का कितना 2, सी का कितना 4, है ना। तो ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह पूछा है। तो पहले तो टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। टंकी का क्षमता यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का इफिशियंसी गुना समय। तो 4 दू 6 1 7, 7 गुने 4 28, यानी कि आपको टंकी में 28 लीटर पानी भरना है। तो ए को अपने इफिशियंसी से भरने में कितना समय लगेगा, 28/1, यानी कि 28 घंटा लगेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आया कितना घंटा आया, नहीं आया, 18 घंटा, 19 घंटा। चलिए देख लेते हैं। यदि एक वाहन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा में कमी होती तो इसे 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में सामान्यतः लगने वाले समय से 2 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए यहां चाल का भी 2 बार बात किया, यानी कि एक बार सामान्य चाल तो एक बार 10% का कमी हो जाता। दोनों तरह के चाल से तो उसको 1800 किलोमीटर ही जाना है। तो अगर 2 चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो तो दूरी का फॉर्मूला कल बताए थे, लास्ट टेस्ट में भी बताए थे कि चालों का गुणनफल, शुरुआत में अगर चाल s है तो बाद में 10 से घट जाता है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा s - 10। ये चाल का गुणनफल हो गया, बटे में चाल का अंतर कितना हो गया, 10 से कम हो रहा है तो दोनों के बीच का अंतर 10, और कितना घंटा अधिक लेता है, यानी कि समय का अंतर कितना है 2 घंटा, है ना। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस आपका कितना करना है 1800, है ना। यहां से आप 2 पंचे 10, s इंटू s - 10
बटे में 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। यानी कि s इंटू एस माइनस 10 बराबर 18 पंचे 90, उस पे 2 जीरो, यानी कि 9,000 हो जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। आप ऐसा एस का वैल्यू पुट कीजिए कि जिसको आपस में गुना करने पर 9,000 आ जाए। तो एस का कितना मान रखिएगा? 100 रख दें। एस का वैल्यू अगर यहां से 100 रख दें तो 100 गुना 100 में से 10 चला गया 90, क्या 9,000 के बराबर नहीं है कि नहीं? यानी कि एस का वैल्यू कितना आ गया? 100। तो तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा? समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। चाल आया है आपका कितना? 100। तो 18 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। हाँ, तो वही समय का अंतर हुआ नहीं। एस तो समान चाल है ना आपका, एस का वहां पर वैल्यू जो निकला वो समान चाल से चलिएगा तो समान समय लगेगा। दो घंटा कम कब लगता है? ज्यादा कब लगता है? जब चाल आप घटाते हैं तब। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चालों का गुणनफल बटे में चाल का अंतर गुने समय का अंतर। अगर दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो तो। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? देखिए, माइनस से आपको पावर 4 में जाना और प्लस करना है, तो आप दोनों बगल इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। -2ab तो -2 हो जाएगा, -2 उस साइड में जाके जुड़ जाएगा, तो इधर भी 2 का स्क्वायर कीजिएगा, अब +2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इससे पावर 4 में जाना तो एक बार फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 बराबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर। इस बार माइनस ना होगा, क्या कि प्लस का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर माइनस आएगा, कितना? 2। 36 माइनस 2 कितना? 34। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, किसी चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, किसी चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद समद्विभाजित करती हैं, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटती है, बराबर बराबर भाग में बांटती है, और एंगल ए बराबर 45 है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर बने कोण क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 45 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 या -45, है ना, तो 135 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा पैरेलल होगा ना, पैरेलल को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो एक ही ओर बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट।
समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी दो भुजा बराबर जरूर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो दो भुजा बराबर, मान लीजिए कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। यदि ए का माप आधार बी के माप से दो गुना है, अगर ये थीटा है तो ये ए का माप 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल सी का माप क्या होगा आप बताइए। ये 2 थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा का मान निकालना है तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो यहां पर तीनों कोण का योग कितना होगा 4 थीटा ना। तो 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा का मान कितना 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20, 45 डिग्री। एंगल सी आपका थीटा है तो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना आया 40। देखिएगा 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले घनाकार ब्लॉक को समान आकार में घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। यानी कि ऐसा घन इसमें एक घनाभ में से काटा जाता है इतना संख्या में कि घनाभ का कोई भी पार्ट बर्बाद नहीं होता है। सटीक का मतलब क्या, सटीक संख्या में काटने का मतलब कि इसमें से वेस्टेज नहीं निकलेगा। एक्यूरेट आपका समान भुजा वाला घन कई घन निकलेगा। वैसे घन की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम संख्या संभव। तो आप बताइए कि ऐसा घन काटिए जो लंबाई को भी पूर्णतः विभाजित कर दे, चौड़ाई को भी पूर्णतः विभाजित कर दे और ऊंचाई को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसा संख्या कौन होता है एचसीएफ। यानी कि घनाभ के भुजा का एचसीएफ लीजिएगा तो घनाभ के भुजा का एचसीएफ कितना हो जाएगा। कौन किससे कटता है 6 से कट जाएगा। 6 9 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। यानी कि एक घन का भुजा जो होगा वह 6 का होगा। तो जब भी एक दूसरे से आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे आकृति में तो आयतन बराबर। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, बराबर घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6। एक घन का ये आयतन हो गया। ऐसा ऐसा कितना घन n घन मान लीजिए। तो 6 से सब कटेगा ना, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। तो कितना घन हो गया 40 घन हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल देखिए। माध्य आपको दिया हुआ है 40, मानक विचलन आपको दिया हुआ है 5, विचरण गुणांक निकालना है, सीवी निकालना है, ठीक है। तो विचरण गुणांक बराबर याद रखिएगा, विचरण गुणांक ये सब बिना फार्मूला का एकदम नहीं बनेगा। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटे में माध्य, बटे में माध्य गुना 100% में। तो मानक विचलन कितना है 5, माध्य कितना है 40 गुना 100, 1/8, 1/8 बेसिक फ्रैक्शन कितना प्रतिशत 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। स्टैटिक्स से ही आपका यह सवाल है। हां ये मीन हो गया, ये मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये विचरण गुणांक हो गया। इसको क्या तो बोलते हैं
सी भी तो है शॉर्ट फॉर्म। इसका एग्जैक्ट हमें अभी याद नहीं आ रहा, बता देंगे, ठीक है। विचरण गुणांक है हिंदी में, सी भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे।